हमारे साथ हृदय जोशी बने हुए हैं। संदीप थापर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। संदीप जी, आपका भी स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपकी टिप्पणी, जिस तरह से ये हमला हुआ है, आप क्या मानते हैं कि क्या कहीं कोई इसमें जो नियम है, कायदे हैं, कानून है, जो पूरी प्रक्रिया है, कहीं उसका कोई उल्लंघन हुआ या कहीं सूचना मिलने में देरी हुई? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? देखिए, सबसे पहले जो शहीद हुए हैं 10 और एक ड्राइवर, मैं उनके परिवारों को सांत्वना देना चाहता हूं। और ये जो एक टेरेबल ट्रेजेडी है, जो कि मेरे को ये समझ नहीं आता कि हर 6-8 महीने के बाद ये क्यों होती है और हर बार हम उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के टैक्टिक्स हैं, ये माओवादियों के टैक्टिक्स, पुराने टैक्टिक्स हो गए हैं, फिर भी हम बार बार इसमें फंसते हैं। या तो इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है कि यहाँ पर है, एक बड़ा कंटिंजेंट जाता है ऑपरेशन करने के लिए और एम्बुश में फंस जाता है, या जाते टाइम या आते टाइम। और पेट्रोलिंग में भी जब जाते हैं तो या तो हम एसओपीज का उल्लंघन करते हैं कि रूट इन रूट आउट अलग होना चाहिए, प्रॉपर रोड ओपनिंग, फुली रोड के ऊपर पूरा कॉन्वॉय प्रोटेक्शन के साथ मूव करना, चेक करना, या तो हम नहीं करते। और क्योंकि ये देखिए, मैं जो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, जो आपके चैनल्स पे देख रहा हूं, जो खड्डा बना है, कहते हैं 50 किलो एक्सप्लोजिव, ये 2-3 घंटे में नहीं पड़ सकता कि आप गाड़ी लेके गए और आपके पीछे उसी में रूट में आ रहे हैं और उन्होंने लगा दिया। इसके लिए डिलिब्रेट ऑपरेशन हुए हैं। तो कुछ लोगों को आसपास, मुझे मालूम है वहां घनी आबादी नहीं होगी, लेकिन आसपास लोगों को कुछ तो खबर होगी कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है और ये एक एसओपी की वायलेशन तो है ही। मैं ये कहना नहीं चाहता क्योंकि इतने बड़े नुकसान हुआ है हमारा, लेकिन जो भी फोर्स थी उसकी तरफ से थोड़ी सी लापरवाही मैं जरूर एक्नॉलेज करूंगा कि लापरवाही हुई है। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमारे साथ हृदय जोशी थे, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि नक्सली मामलों के जानकार हैं। उनकी दलील ये भी थी कि जो सुरक्षा बल है उन्हें हर बार कामयाब होना पड़ता है, जबकि नक्सलियों को केवल एक ही बार कामयाब होना होता है। तो ये एक चुनौती भी बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस तरह का वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, जिस तरह का इलाका है, जिस तरह से विकास वहाँ पर नहीं पहुँच पाया है, सड़कें वहाँ पर नहीं बन पाई हैं, और जिस तरह से इस घने जंगल में नक्सलियों का आज से नहीं बल्कि कई दशकों से ठिकाना है। जी, मैं थोड़ी देर पहले यही मैं ट्विटर पर डिस्कस कर रहा था कि 60-65 साल हो गए इस लड़ाई को, और ये सशस्त्र लड़ाई नहीं है, ये आजादी नहीं मांग रहे इनको। हाँ, इनको चाइना से, पाकिस्तान से मदद मिली है, हथियारों की मॉरल सपोर्ट वो मिली है, लेकिन ये नहीं चाहते कि हम अलग देश बना लें। ये एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। वो अपनी जमीन के बारे में, अपने जंगलों के बारे में, अपने इलाके के बारे में और लैक ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो मेरे को समझ नहीं आया कि 60 साल में हम ये कुछ लोगों की जरूरतों को सुलझा नहीं पाए, मीट नहीं कर पाए, कि अभी तक ये चल रहा है माओवादी का, और हर साल नुकसान होता है। तो या तो गवर्नमेंट सीरियस नहीं है या उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। लेकिन 60 साल में कुछ सोल्यूशन तो निकल जाना चाहिए था अभी तक। तो ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है, उसको इसके ऊपर ध्यान रखो, कुछ स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स को वहां बुलाएं, बातचीत करें, सोचें कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए और कैसे इनको बाहर लाएं। क्योंकि ये तो ऐसे तो वो डिपेंडेंट है जंगल के ऊपर, वो तो वहां बैठे बड़े आराम से आपको हाथ लगा के मारते रहेंगे। आपका हर 6-8 महीने के बाद नुकसान होता रहेगा लोगों का, सिक्योरिटी फोर्सेस का। तो ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि संदीप जी, सामाजिक पहलू के साथ साथ इसमें राजनीतिक पहलू भी है, क्योंकि जो ये बात करते हैं, कहते हैं कि बंदूक की नोक से सत्ता का परिवर्तन करना है, तो एक तरह से लड़ाई भी जो है पूरे सरकार से, डेमोक्रेसी से लड़ रहे हैं। ये भी उनकी अपनी एक फिलॉसफी का हिस्सा है। दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण कही है कि इनको जंगलों से बाहर निकाला जाए, तो इसके लिए क्या तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं? क्योंकि जब भी सेना के इस्तेमाल की बात आती है तो इस पर यही दलील दे दी जाती है कि हमारे अपने लोग हैं, इनके खिलाफ हम हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेना का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो डीआरजी है उसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो तो लोकल ही हैं और उनसे ज़्यादा तो कोई जानता नहीं उस टेरेन के बारे में, उन लोगों के बारे में। तो फिर भी अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो इसका फिर क्या हल निकाला जाए? देखिए, जैसे मैंने फर्स्टली, पहले तो आपके सवाल दो चीजें हैं सवाल में। आर्मी का एम्प्लॉयमेंट, आर्मी कहती है कि ये हाइटन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है
इसमें आर्मी की जरूरत नहीं है। और सही है, इतनी सीपीओज है, इतने सीआरपीएफ और दूसरी बटालियंस है जिनकी एक्सपर्टीज हो गया इस इलाके में, तो उनकी काबिलियत है इसमें, वो उसको कर सकते हैं। तो आर्मी की लाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आर्मी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्लॉयड है, बॉर्डर्स पे भी, जेएनके में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी कई जगह पे। उनको एक और चीज जगह आप पकड़ा दें तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। तो इनकी कैपेबिलिटी में है सीआरपीएफ बीएसएफ की, तो इनको ही लगाना चाहिए। दूसरा, आपने बोला कि क्या हो सकता है। देखिए, ट्रेनिंग तो पीछे आर्मी ने इनके लिए स्कूल खोला था जंगल वॉरफेयर के ऊपर, इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर, उसमें ट्रेनिंग दी है, मेरे ख्याल से अभी भी चल रहा है। तो ट्रेनिंग तो इनको दी जा रही है, लेकिन या तो लीडरशिप में कुछ कमी है, या मैं कुछ हमने मेरे को याद है कि कुछ साल पहले तक जब मैं सर्व कर रहा था तो हर बीएसएफ का और सीआरपीएफ का ऑफिसर जो था वो आर्मी में 1 साल रहता था, 6 महीने 1 साल आके जेएनके में ट्रेनिंग करता था आरआर के साथ। तो वहां से जो एक्सपीरियंस वो अपना लेके जाता है। ऐसे और स्टेप्स हमको आने पड़ेंगे, इनके लोअर लेवल के लोगों को भी थोड़ा एब्जॉर्ब करके कश्मीर में उनको ऑपरेट करवा के ट्रेनिंग करके वापस थोड़ा इथॉस बदली करना पड़ेगा। इथॉस के जैसे कि आप आर्मी को चीज देते हैं वो हो जाती है, ऐसा इथॉस लाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लीडरशिप ऐसी है, उनका सोच विचार ऐसा है कि ये काम करना है। यही चीज अगर सीपीओज में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये माओवादी टिक पाएंगे उनके सामने। तो कुछ टैक्टिक्स चेंज करने होंगे हमें समय के अनुसार, जो आप अब इनको एनालाइज करें कि ये जैसे हरकतें हो, जैसे ये ऑपरेशंस हो रहे हैं कि इसमें क्या खामियां थी और आगे वो ना करें। तो ये सब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है, ये चलता रहना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कुछ लूप होल्स हैं, गैप्स हैं, इसी वजह से हमारे पे इतने हादसे होते हैं और इतने भारी नुकसान हमको उठाना पड़ता है। लेकिन बात केवल संदीप जी छत्तीसगढ़ की ही नहीं है, कई अन्य राज्य हैं भारत में जहां पर यह समस्या है। लेकिन एक बात यह भी इसका दूसरा पहलू कि अगर आप तुलना करें पिछले कुछ वर्षों की, तो ये पाएंगे कि जो इनका प्रभाव क्षेत्र है वो लगातार सीमित होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। तो क्या ये भी एक कारण है कि इन्हें लग रहा है कि अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए या अपने काडर का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह के हमले करने जरूरी हैं? जी हाँ, आपकी बात सही है। ये मेरे जहां तक मुझे याद है 176 डिस्ट्रिक्ट्स में होता था कुछ साल पहले तक। धीरे धीरे इसका एरिया थोड़ा सा हिंदुस्तान भी बदल रहा है, प्रगति हो रही है, सड़कें बन रही हैं, बिजली आ रही है, हर एक चीज में डेवलपमेंट हो रही है। तो जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट लोगों की भीड़ होती रहेगी तो ये माओवाद से हटते जाएंगे, उनकी नौकरियां लग जाएंगी और चीजें आ जाएंगी और सहूलतें आ जाएगी, पानी आ जाएगा। तो ये अभी ये इलाका जो खास गढ़ रह गया है छत्तीसगढ़ में, इसी में अगर आप देखें 2-3 साल से इसी में इंसिडेंट हो रहे हैं ज्यादा। तो ये अभी भी एक हार्डकोर इलाका है। तो इसको मेरे ख्याल से बाकी जगह थोड़ी सी प्रेजेंस कम करके यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड 6-8 महीने ऑपरेशन करके इनके दांत खट्टे करें, ताकि वो भी समझे कि आप हिंदुस्तान की ताकत से ज्यादा देर नहीं लड़ सकते। आप लड़ने को तो 20 साल और लड़ते, लेकिन आप हारेंगे। तो जब ये रियलाइजेशन आ जाएगी, जैसे जेएनके में रियलाइजेशन आ गई है कि आप हिंदुस्तान के साथ नहीं लड़ सकते, अभी इंसिडेंट तकरीबन खत्म हो गई है। 100-150 टेररिस्ट रह गए, तो पाकिस्तान से थोड़ी सपोर्ट है, क्योंकि उनको पता है कि वो मैच नहीं कर सकते हमारी कैपेबिलिटी को। तो ऐसे ही इनको भी एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप ये फजूल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको क्या चाहिए आप बताइए, हम आपको देंगे। आपको सड़कें चाहिए, बिजली, नौकरी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हम देंगे। लेकिन आप लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, आपका नुकसान। जी संदीप जी, निश्चित तौर पर तो दांत खट्टे करने के लिए जरूरी है कि अगले 8-10 महीने तक लगातार कार्रवाई की जाए और इनसे पूछा जाए कि आखिर चाहते क्या है, क्योंकि आप इस लड़ाई में जीत नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ